अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक हमने शुरू की हुई है और कल हमारा चैप्टर नंबर 9 ख़त्म हो चुका था। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों चैप्टर्स के तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये देखें चैप्टर नंबर 2 है आपके पास इस बुक का, काइनेमेटिक्स। तो बिल्कुल आसान सा ये भी चैप्टर है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। पहले पिछली बुक में थोड़ा सा टफ़ था, इस बुक में थोड़ा सा उन्होंने चीज़ों को स्किप किया है और आसान वर्डिंग में इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। तो आसान सा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसका पहला जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। अपना 2.1 टॉपिक जो है उसे कंप्लीट करेंगे। उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें वो करेंगे, जो कि है आपके पास स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये आज हम पेज नंबर 29, 30, 31 और यहाँ तक हम 31 पेज तक इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये जो एग्जांपल्स वगैरह आ रही हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं, ये आपको पता है जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स को लास्ट पर करते हैं। तो ये एग्जांपल भी हम तब भी इसके साथ देखेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ़ाइन मैकेनिक्स। कि आपने मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिज़िकल इफ़ेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस इट। तो मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आप पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट हालात में किस तरह मूव कर रहे हैं, किस तरह हरकत कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ आप उस मोशन के इफ़ेक्ट्स भी पढ़ते हैं, यानी उनकी मोशन करने की वजह से बाकी चीज़ों पे क्या असर हो रहा है या उनके ऊपर खुद क्या असर हो रहा है। तो ये सब कुछ आप लोग मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके साथ आप इसकी ब्रांचेस के नेम लिख दें। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच है आपके पास काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच है आपके पास डायनामिक्स। ठीक है, तो ये हमने मैकेनिक्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो आपको एक ही डेफिनेशन आएगी, या तो काइनेमेटिक्स की आएगी या तो डायनामिक्स की आएगी। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखें। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द काजेज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऐसी ब्रांच है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, साथ में इसके इफ़ेक्ट्स नहीं पढ़ते। ठीक है, और मोशन जो है उसके इफ़ेक्ट्स या काजेज़, असरात और वजूहात मोशन की, वो हम इस ब्रांच में डिस्कस नहीं करते। जबकि डायनामिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं और साथ उसके इफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द काजेज़ ऑफ मोशन। तो इसके अंदर हम काजेज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो, मिसाल के तौर पर मूविंग कार्स एंड बसेस ऑन रोड्स, के सड़कों पर चलती हुई गाड़ियाँ और बसेस वगैरह, ये आप इसकी काइनेमेटिक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा डायनामिक्स है। डायनामिक्स की एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं एरोप्लेन्स फ्लाइंग थ्रू एयर, के जो हवा में हवाई जहाज़ उड़ रहे होते हैं वो, और इसके अलावा वाटर फ्लोइंग इन कैनाल्स, और नहरों में बहता हुआ पानी, ये मोशन ही कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मोशन की हालत में हरकत कर रही हैं, इसीलिए हम इस ब्रांचेज़ के अंदर इनकी एग्जांपल्स को लिख सकते हैं, क्योंकि इन ब्रांचेज़ में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उससे पहले मैं अगर आपके साथ बुक को शेयर करूं, आप ये बुक देखें। यहाँ पर ये जो पहला पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई थी। अब आपके पास 2.1 टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, स्केलर एंड वेक्टर। तो यहाँ से पढ़ने की बजाय डायरेक्ट हम नोट्स से भी पढ़ लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो ये देखें यहाँ पर, स्केलर्स और वेक्टर, इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क लिखना है। फ़र्क आपको पता है, हमेशा हम लाइन लगा कर लिखते होते हैं। तो पहले स्केलर की डेफिनेशन लिखेंगे। अ स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो स्केलर ऐसी मिकदारें हैं, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी का मतलब, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम मिकदारें होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड
फिज़िकल क्वांटिटी जिसके अंदर आपके पास लेंथ आ जाती है, किसी ऑब्जेक्ट का मास आ जाता है, किसी इवेंट का टाइम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, तो इन सब को हम मेजर कर सकते हैं, इनकी पैमाइश कर सकते हैं, इसीलिए ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो ऐसी तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाती हैं, वो आपके पास स्केलर कहलाती हैं। और वेक्टर क्या होती हैं? अ वेक्टर इज़ दैट फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में एक इनकी सिमत भी होती है, एक डायरेक्शन भी बताते हैं। इसके साथ आप इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। स्केलर की एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, और वेक्टर की एग्जांपल है वेलोसिटी, फोर्स और वेट। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ये अगले शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, डिफाइन मैग्नीट्यूड। तो आपने मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन लिखनी है, उर्दू में इसको कहते हैं मिकदार। तो मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली दो चीज़ों का मजमूआ होता है, एक तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी और एक आपके पास यूनिट होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। दो चीज़ें हैं इसके पास, एक नंबर है, कोई ना कोई वैल्यू है, और दूसरे नंबर पे एक अप्रोप्रिएट यूनिट, एक ख़ास यूनिट है, ठीक है। उस क्वांटिटी के मुताबिक अगर वो मैस है तो मैस का यूनिट आएगा, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का यूनिट आएगा। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 kg। तो ये पूरे की पूरी जो हमारे पास वैल्यू बनी इसको हम कहेंगे ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन का तो आप लोगों को पता होगा, जो सिमत होती है, 4 हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये भी हम आगे चलकर देखते भी हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो ये बुक से पहले आप लोग इसको देख लें कि हमने सबसे पहले तो ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स इन दोनों में फ़र्क लिखा, फिर हमने मैग्नीट्यूड का शॉर्ट क्वेश्चन किया। बाकी ये एग्जांपल्स ही लिखी हैं, इनके अंदर आप इसको खुद से भी रीड कर ही सकते हैं। इसके बाद आगे आपके पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये आप लोग देखें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉलिकली एंड ग्राफिकली। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं आपके पास। बाकी स्केलर जो है, स्केलर का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, तो स्केलर को लिखने का सिर्फ यही तरीका है, या तो आप इसको ऐसे 5 किलोग्राम लिख लें या तो आप इसको ओपन करके लिख लें। बाकी वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, वेक्टर को लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, सिम्बॉलिकली और ग्राफिकली, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली और ग्राफिकली। तो पहले यहाँ सिम्बॉलिकली का हमने लिखा हुआ है, इसके बाद अगले पेज पर हमने ग्राफिकली का लिखा हुआ है। तो दोनों में से आपको एक ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिम्बॉलिकली देखें कि सिंबल्स के ज़रिए वेक्टर्स को कैसे लिखा जाएगा। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड symbolically by writing a bold face letter such as A, V, F and D। अब ये आपके पास क्या है, ये एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। वेक्टर्स को सिम्बॉलिकली लिखने का तरीका है कि आप बोल्ड फेस लेटर का इस्तेमाल करें। बोल्ड लेटर का मतलब ये होता है कि आप लेटर को थोड़ा गाढ़ा करके लिख दें, आप उसको थोड़ा मोटा करके लिख दें, ठीक है। ये बेसिकली आप अगर ये आपके पास कोई वेक्टर है A, तो इसको अगर आपने बोल्ड करके लिखना तो आप इसको थोड़ा डार्क करके लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा गहरा कर देंगे। बाकी ये जो तरीक़ाकार है ये कॉपीज़ वगैरह के ऊपर लिखने के लिए ज़्यादा मददगार साबित नहीं होता और अच्छा भी नहीं समझा जाता। बाकी अगर हमने बुक्स या कॉपीज़ पर लिखना हो तो फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, बाय राइटिंग अ लेटर विद स्मॉल एरो ओवर इट, कि हम एक स्मॉल एरो लगा देते हैं लेटर के ऊपर, ठीक है। ए वेक्टर है तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या बताएगा कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये आपके पास आगे एग्जांपल लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये जो बोल्ड वाला तरीका है ये हम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें फ़ॉन्ट्स वगैरह हम लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लेटर्स को इटैलिक कर सकते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर होंगी। बल्कि कॉपीज़ वगैरह पर जब हमने इस्तेमाल करना है तो हम लेटर्स के ऊपर हमेशा एरो ही लगाया करेंगे। अब आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जहाँ पर भी आपको किसी सिंबल के ऊपर एरो लगा हुआ नज़र आएगा तो आपने समझ आना है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसकी डायरेक्शन भी है और उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। आगे आप इसके साथ इसका दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी विद एन एरो हेड एट वन एंड, और इसके एक सिरे के ऊपर आपने एरो हेड बना देना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्या बना, ये वेक्टर बन गया ग्राफिकली।
अब ये जो लाइन है इसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड, इस लाइन की लेंथ आपके पास मैग्नीट्यूड बताएगी, और डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन है, फ़िलहाल इसकी डायरेक्शन इस तरह है, तो इसकी डायरेक्शन आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो सकता है इस लाइन की लेंथ 25 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड का बताएगा। और मैग्नीट्यूड आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर होता है और एक यूनिट होता है, यानी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। तो साथ आप लोग इसके साथ ग्राफिकली ये देख भी सकते हैं, यहाँ पर यही चीज़ बनाई भी हुई है कि एक आपके पास ये ग्राफ है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस का, और इसके ऊपर हमने एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो हेड बनाकर, और इस वेक्टर को हमने नाम दिया है वी वेक्टर, ठीक है। और ये एक एंगल है थीटा, इस सिंबल को आप कहते हैं थीटा, ठीक है। ये अभी हम आगे चलकर पढ़ते भी हैं, इसको थीटा कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल होता है, ठीक है। यानी इस वेक्टर का इस एक्सिस के साथ एंगल कितना है वो हो सकता है, ये 60 डिग्री हो सकता है 30 डिग्री हो, तो ये थीटा एंगल्स के बारे में बताता है। और ये ओ आपके पास इन दोनों लाइन्स का सेंटर है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। इसके बाद आप लोगों के पास इसी शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड ग्राफिकली मेथड के रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2.1, वो मैं अगर आपको बुक से दिखाऊं, तो जब आप लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को ओपन करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं, उसमें 2.1 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एक्सप्लेन। तो आज के लेक्चर में हम 2.1 लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम कवर कर लेंगे, जो आधा हम कर भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें जो कि हमें बुक से रीड करनी पड़ेंगी, कुछ एमसीक्यूज़ हैं, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स वगैरह लिखने के लिए कुछ मटेरियल है इस लॉन्ग क्वेश्चन का, वो भी हम ज़रा बुक से रीड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना वो अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ और सारा समझा भी देता हूँ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि आप खुद ही लिख लें। तो रीड कर लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स वाला आपके पास आर्टिकल है, ये पेज नंबर 30 के ऊपर दिया गया, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये सारा कुछ हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इस सिंबॉलिकली और ग्राफिकली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। बाकी आगे जो है ये मैं आपको यहाँ से ग्राफ्स के ज़रिए समझा देता हूँ। ये आपको ये वाले 2 पैराग्राफ्स एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी हम ये पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखें, ये डायरेक्शन की हेडिंग देनी है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड, कि जब हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, ठीक है। एक आपके पास ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, और इसको हम कहते हैं ये वर्टिकल लाइन है, ये उफ़क़ी और ये अमूदी, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर होती हैं लाइंस, इसीलिए इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हर जगह पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का ही बन रहा है। इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, ये 2 किस्म के ग्राफ हैं, एक ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला है और एक आपके पास एक्स वाई डायरेक्शन वाला ग्राफ बना हुआ है। तो इसके बाद आप लोग देखें, वी कैन ड्रा 1 लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक लाइन के ज़रिए हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताते हैं, एंड द अदर लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और दूसरी लाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताती है, एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन्स, जब हमने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो फिर हम इन दोनों लाइन्स की मदद से ही फाइंड करेंगे। मोस्टली वी यूज़ एनी 2 लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ज़्यादातर हम कोई भी 2 लाइनें इस्तेमाल कर देते हैं जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हम ये नॉर्थ और साउथ यही वाली लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन्स एक्स प्राइम इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन आपके पास कहलाती है एक्स प्राइम वाली, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल लाइन वाई प्राइम इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, और इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई प्राइम वाली को वाई एक्सिस, ये आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ही हैं। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजन इज़ कॉल्ड ओरिजन, इट इज़ डिनोटेड बाय ओ, इसको हम ओ से लिखते हैं। दीज एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को हम आमतौर पर एक और इनका नाम होता है, वो होता है रेफरेंस एक्सिस। यहाँ तक आप लोगों ने ये हेडिंग्स बना के भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं कि आप पहले एक्स एक्सिस की डेफिनेशन लिखें, फिर वाई एक्सिस की लिखें, फिर
तीसरी लाइन में ओरिजिन की लिखें और लास्ट पर आप रेफरेंस एक्सिस लिख दें। बहरहाल ये मैं आपको तरीका भी बताता भी हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने का, और ये आपके पास MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। ये आपको MCQs में भी पूछी जा सकती हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। इसी तरह ये सारे, ठीक है, और इनका दूसरा नाम रेफरेंस एक्सिस भी होता है। इसके बाद आगे आप लोग एंगल यानी थीटा, इसकी हेडिंग दे सकते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर कि ये क्या होता है। अ वेक्टर इज़ ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस एक्सिस। इनके ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करते हैं हम, यानी यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जब हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक लाइन और एक एरो हेड के ज़रिए टूवर्ड्स द गिवन डायरेक्शन, जहाँ पर उसकी डायरेक्शन दी होगी। द डायरेक्शन इज़ यूजली गिवन बाय एन एंगल थीटा। ये एंगल आपके पास जो दिया होगा यही बेसिकली इस वेक्टर की डायरेक्शन का बताएगा, ठीक है। with x-axis, the angle with x-axis is always measured from the right side of x-axis in the anti-clockwise direction। जब भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल को बनाएंगे तो हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी डायरेक्शन के अंदर बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्लॉक को देखा होगा, घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे चलती है। ये होगी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसकी उल्ट डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हम एंगल्स को, ये आप देख सकते हैं, ये एरो ऐसे को जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 30 डिग्री का एंगल बना भी हुआ है। और ये जो वेक्टर है, ये देखें, ये लाइन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अ वेक्टर एफ मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एक वेक्टर है एफ जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये जब आप एग्जांपल की स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि ये एक आपके पास मैग्नीट्यूड दिया हुआ वेक्टर का, और एक आपके पास डायरेक्शन दी हुई है। डायरेक्शन क्या है, एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आप इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देख सकते हैं। अब आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका देख लें और कोशिश करें कि इसको खुद आप लोग अपने नोट्स के ऊपर लिखें। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन 2.1। इसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन का वो जो क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज में, ये मैंने वो लिख दिया। सबसे पहले आप लोगों ने वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है जो हमने स्केलर और वेक्टर की डिफरेंस में भी स्टार्ट में पढ़ी थी। उसके बाद आप हेडिंग दें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर आप ये दो नाम लिख दें, सिम्बोलिकली और ग्राफिकली। फिर आप लोग एक्सप्लेनेशन बाय ग्राफिकली, ये हेडिंग दे, और इसके अंदर आप लोग ग्राफिकली का तरीका जो हमने ये लिखा हुआ है सारा, ये सारा आप लोग इसके अंदर लिख दें। इसके बाद आप इसका ग्राफ भी बना दें, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस वाला बुक पे बना हुआ है वो भी बना दें। इसके बाद आप डायरेक्शन की हेडिंग देंगे, ठीक है। और इस हेडिंग के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये देखें, इस हेडिंग के अंदर आप लोग ये वाला पैराग्राफ लिख दें और साथ ये ग्राफ बना दें। इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोग एक एक पॉइंट करके एक एक लाइन के अंदर इनको लिख दें कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, और इसके साथ ये वाला ग्राफ बना दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट्स बना सकते हैं, ये तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ओरिजिन वगैरह के लिए। इसके बाद लास्ट पर आप लोग हेडिंग दें एंगल थीटा, और इसके अंदर आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन का ये आखिरी वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप चाहें तो एंगल थीटा तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ ये ग्राफ भी बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो फिर हमारे पास जो बदले में हमें वेक्टर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। मिसाल के तौर पर जब आप दो नंबर्स को भी ऐड करते हैं 2 + 3, तो आपके पास एक नया नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का सम कहलाता है। इसी तरह जब हम दो वेक्टर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास उन वेक्टर्स का सम करने के बाद जो तीसरा वेक्टर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर, दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं ताकि हमें एक सिंगल वेक्टर मिले, ठीक है। ये जो सिंगल वेक्टर मिला हमें, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, आर भी कह सकते हैं इसको। इट हैज़ सेम इफ़ेक्ट एज द कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडिड। इसका वही इफ़ेक्ट होगा जो कि बाकी वेक्टर्स को कंबाइंड इफ़ेक्ट, यानी उन सबको मिलाकर जो इफ़ेक्ट बनेगा, इस अकेले का इफ़ेक्ट उन सब के बराबर होगा, क्योंकि इसको हमने बेसिकली उनको जमा करके हासिल किया है।
वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ ग्राफिकल मेथड बाय हेड टू टेल रूल। एक और तरीका होता है वेक्टर्स को ऐड करने का, वो क्या होता है, वो होता है ग्राफिकल मेथड। ये हमारे पास, ये बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा, सिम्बोलिकली इसको ऐड कर दिया। और एक और तरीका होता है, वो होता है ग्राफिकल मेथड। वो कैसा होता है, वो हेड टू टेल रूल होता है। वो अगले शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक के ऊपर भी आप लोग देख लें। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर वाली हेडिंग लिखी हुई है, और इसके बाद आपके पास अगली हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। और ये आपके पास ये येलो कलर का बॉक्स है, ये हेड टू टेल रूल लिखा हुआ है, ठीक है, कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली ग्राफ के ऊपर किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं यहाँ से, पहले इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट को। To add a number of vectors, redraw their representative lines such that the head of one line coincide with the tail of other. The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of first vector to the head of last vector. तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो वेक्टर्स को बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस एक्स प्राइम और ये वाई है और ये वाई प्राइम आ गया, और इनका एक ओरिजिन होता है ओ, ठीक है। इसके ऊपर अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं v1 और दूसरा वेक्टर है v2, ठीक है। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ हमें दिया गया है। अगर हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपने ये देखना है कि इनको ऐड करने का एक तरीका है, वो है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल का मतलब है, ये देखें, हेड टू टेल, यानी कि आपने हेड को टेल के साथ मिलाना होता है, ठीक है, हेड को टेल के साथ मिलाना है। अब आप ये देखें, ये v1 वेक्टर आपके पास आ गया, इसके हेड को आप दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाएंगे, ठीक है। ये पहला वेक्टर आ गया, इसके हेड को आपने दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दिया, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसे नहीं बनेगा कि हम रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को इसके हेड से मिला दें, नहीं नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आपके पास इसी वेक्टर के लास्ट वेक्टर के हेड से मिलेगा, और ये जो तीसरा वेक्टर मिला इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, यानी हमारे पास तीन वेक्टर्स हों v3 और चौथा भी हमारे पास वेक्टर हो v4, तो इनको कैसे ऐड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये v1 वेक्टर बना दिया, ठीक है, हेड टू टेल रूल, यानी आपने हेड को टेल से मिलाना है। अब ये दूसरा वेक्टर बनाया, ठीक है, टेल को हेड से मिला दिया। अब तीसरा वेक्टर बनाएंगे v3, यानी टेल को हेड से मिलाएंगे। फिर चौथा वेक्टर बनाएंगे v4, फिर हेड को टेल से मिलाएंगे। और जब इनका रिजल्टेंट बनाना है, तो रिजल्टेंट बनाने के लिए जो आखिरी वेक्टर है v4, उसके हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इन सब का रिजल्टेंट आ जाएगा। इन सब को जमा करके हमारे पास जो वेक्टर हासिल हुआ वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, v की जगह आप r भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट। तो इसका वही इफेक्ट होगा जो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो ये होता है आपके पास हेड टू टेल रूल, बिल्कुल सिंपल सा ये आपके पास रूल है, ठीक है। तो आप इसको याद करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आने का काफ़ी चांस होता है। इसके अलावा ये बुक के ऊपर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लिखी हुई है, वो भी रीड कर लेते हैं साथ में। ये आपके पास एक एग्जांपल बनी हुई है, लेट अस ऐड टू वेक्टर v1 एंड v2 हैविंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ 300 एंड 400 न्यूटन। आपके पास दो वेक्टर्स हैं v1 और v2, ठीक है, इनके आपके पास मैग्नीट्यूड भी हैं, ठीक है, एक्टिंग एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वी कैन ड्रा द वेक्टर्स एज शोन इन फिगर 2.4a। ठीक है, हम इन वेक्टर्स को बना भी सकते हैं। टू ऐड दीज वेक्टर वी अप्लाई अ हेड टू टेल रूल। बेसिकली आप लोग यहाँ से रीड करने की बजाय मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के ही समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। कि ये हमारे पास ग्राफ है, तो इस ग्राफ के ऊपर सबसे पहले आपके पास एक वेक्टर दिया गया है v1, ठीक है, v1 वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपके पास 30 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद एक और वेक्टर है आपके पास, वो वेक्टर उस वेक्टर का आपके पास जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और उसकी जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है वो है v2 वेक्टर, और उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब आपने इन वेक्टर्स को ऐड करना है और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ ग्राफ को दोबारा बनाएंगे, ठीक है, हेड टू टेल रूल की मदद से हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम v1 वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, v1 वेक्टर, और हेड टू टेल रूल की मदद से हम हेड को टेल से मिलाएंगे, यानी दूसरा वेक्टर उसकी टेल
पहले वेक्टर के हेड से मिल जाएगी। ये आपके पास v2 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। v1 की लेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर थी, v2 की लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ आपके पास थी 4 सेंटीमीटर। अब जब आप लोग इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट इसके v2 के हेड के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। अब इसकी लेंथ कैसे मेजर करनी है वो आप लोग जब अपना स्केल है, मीटर रूल है, जब आप इसके ऊपर रखेंगे और आप देखेंगे स्केल के ज़रिए इसकी कितनी लेंथ है, तो वो लेंथ आपके पास आ जाएगी 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपने ये 3 सेंटीमीटर की बनाई, ये 4 सेंटीमीटर की बनाई स्केल से, और रिजल्टेंट की जब आप देखेंगे तो वो स्केल से कितनी होगी, वो 6.8 होगी। और इसका एंगल भी आप लोग डी के ज़रिए चेक कर सकते हैं। डी के ज़रिए जब आप इसका एंगल चेक करेंगे तो वो 49 डिग्री बन जाएगा। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी बता सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं अगर हमें बाकी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन हो हेड टू टेल रूल की मदद से। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। आज का लेक्चर बहुत सिंपल सा लेक्चर था, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर किया। और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे आगे जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है रेस्ट एंड मोशन वाला और मोशन की टाइप्स, वो सारा कुछ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।